अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं कोडिट यूट्यूब चैनल। आज हमारी सी प्लस प्लस क्रैश कोर्स की क्लास नंबर 7 है, जिसमें हम देखेंगे कि लूप्स क्या होते हैं और सी प्लस प्लस में हम लूप्स को किस तरह से लिख सकते हैं। जब आपने एक ब्लॉक ऑफ कोड को यानी एक ही तरह के कोड को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना हो, यानी आप चाहते हैं कि वो एक ही चीज़ बार बार रन हो, उस पर हम लूप्स लगाते हैं। जब लूप लगाते हैं तो वो जितनी टाइम आप चाहेंगे उतनी टाइम आप रन होगा, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं एक वेरिएबल से, जिसको हम आइटरेटिव वेरिएबल कहते हैं, यानी आइट्रेशन। आइट्रेशन मतलब कि रिपीट करना किसी चीज़ को। तो उनको आप जो है ना वो कंट्रोल कर सकते हैं उस वेरिएबल के ज़रिए से, आपका टाइम भी बचाते हैं और एरर्स को भी कम करते हैं, क्योंकि आपने एक ही दफ़ा कोड को लिखना होता है और कोड जो है वो मोर रीडेबल हो जाता है। अब हम देख लेते हैं, इससे पहले कि हम लूप्स की तरफ जाएं, हम देख लेते हैं कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अगर जब जाहिर सी बात है हमने लूप्स अगर स्टडी कर रहे हैं तो उसके अंदर मैंने आपसे कहा कि आप एक आइटरेटिव वेरिएबल लेंगे, जिसको आप कोई इनिशियल वैल्यू देंगे और फिर आप उसमें हर दफ़ा उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे, और जितनी टाइम्स आप चाहेंगे उतनी टाइम्स वो लूप एग्जीक्यूट होगा। तो उसके लिए हमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को 1 टाइम इंक्रीज़ करता है, यानी उसमें +1 करता है, और डिक्रीमेंट उसमें -1 करता है। इसको आप क्या करेंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे और आगे दो प्लस ऑपरेटर्स देंगे तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर बन जाएगा, और उसके आगे आपने सेमी कॉलन देना है। और इसी तरह आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स दो माइनस के साथ दे सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। दोनों में क्या फ़र्क है वो आप बाद में देखेंगे, लेकिन अभी आप ये समझ लें कि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है और एक ये प्री इंक्रीमेंट है। इसी तरह पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट है, और इनको इस तरह से हम लिख सकते हैं। मतलब x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन क्या करेगा हमारे पास कि x में 1 को ऐड कर देगा, और a इज इक्वल टू a-1 भी a में से एक माइनस कर देगा। तो आप x को x प्लस प्लस भी लिख सकते हैं, यानी ये जो नीचे स्टेटमेंट लिखी हुई है ये सिमिलर है ऊपर वाली स्टेटमेंट के। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास लूप्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं वाइल लूप। ये एक इनडेफिनेट लूप है, यानी जब आपको पता ना हो कि आपने लूप कितनी टाइम्स एग्जीक्यूट करना है। यानी आप इसमें इसमें भी आप जो है वो कंडीशन लगा सकते हैं कि इतनी टाइम्स एग्जीक्यूट हो, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो फिर आप यही यूज़ करेंगे। दूसरी टाइप जो लूप की है वो डेफिनेट लूप है, यानी फॉर लूप। वो आप उसी सूरत में यूज़ कर सकते हैं जब आपको पता हो कि आपने कितनी दफ़ा एक कोड को रन करना है। वाइल लूप आप तब यूज़ करेंगे जब आपको कंफर्म ना हो कि आपने कितनी दफ़ा उसको एग्जीक्यूट करना है। अब यहाँ पर मैं इसका सिंटैक्स देख लेता हूँ। मैं वाइल का कीवर्ड लिखूंगा और ब्रैकेट में कंडीशन दूंगा। जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी ये वाइल की स्टेटमेंट रन होती रहेगी, वाइल का लूप चलता रहेगा, और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इसके अंदर आप कोई भी बॉडी दे सकते हैं और उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। ये वाइल लूप की बॉडी ख़त्म हो गई। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि द कोड इन द बॉडी ऑफ द लूप विल कीप एग्जीक्यूटिंग अनटिल द कंडीशन एसोसिएटेड विद द लूप बिकम्स फॉल्स। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये चलता रहेगा, और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। आप इसके अंदर कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं और उस वेरिएबल को कंडीशन की जगह पे दे सकते हैं। आप सपोज कर लें कि आप वाइल के लूप से बाहर आई को इनिशलाइज करवा देते हैं 0 से। आई इज इक्वल टू 0 और कंडीशन में आप दे देते हैं वाइल आई इज़ लेस देन 5। यानी अगर वाइल जब तक आई लेस देन 5 हो तब तक ये लूप चलता रहे, और अंदर बॉडी में आप कोई काम करवा देते हैं और बॉडी के नीचे यानी इसकी बॉडी के अंदर ही लेकिन सारे कोड के नीचे आप लिख देते हैं आई इज इक्वल टू i+1 या आई प्लस प्लस भी आप लिख सकते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो नेक्स्ट टाइम i 1 हो जाएगा तो तब भी कंडीशन ट्रू होगी। जब i 5 हो जाएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि i जो है वो 5 से छोटा नहीं है, क्योंकि हमने कंडीशन लगाई हुई है आई इज़ लेस देन 5। तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इस तरह से लूप्स वर्क करते हैं। अब हमारे पास एक डू वाइल लूप होता है। अब वाइल लूप में आप क्या कर रहे थे, पहले कंडीशन चेक कर रहे थे और फिर काम कर रहे थे। लेकिन डू वाइल लूप में आप पहले काम करेंगे, यानी पहले उसकी बॉडी को रन करेंगे, फिर आप कंडीशन चेक करेंगे। यानी फर्स्ट टाइम जो बॉडी रन होगी वो बगैर कंडीशन चेक किए रन होगी, और नेक्स्ट टाइम से फिर कंडीशन चेक होगी। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डू, और आगे से हम इसकी बॉडी स्टार्ट कर देंगे। अंदर कोई भी हम कोड दे सकते हैं और आइटरेटिव स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे वाइल, इसकी बॉडी के बाहर वाइल लिखेंगे और अंदर कंडीशन दे के
सेमीकोलन लगाना है। आपने देखा कि वाइल लूप में सेमीकोलन नहीं था, लेकिन डू वाइल लूप में हमारे पास सेमीकोलन लाजमी लगाना है। तो ये सिंटैक्स का आपने ध्यान रखना है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब आप जो बॉडी में देंगे वो एग्जीक्यूट होके जब ख़त्म हो जाएगी तो फिर ये वाइल की कंडीशन चेक करेगा। यानी एक टाइम बॉडी एग्जीक्यूट होगी, फिर कंडीशन चेक होगी, और फिर वापस से अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी एग्जीक्यूट होगी, फिर कंडीशन चेक होगी। जब तक कंडीशन ट्रू होगी ये लूप चलता रहेगा, जैसी कंडीशन फॉल्स होगी लूप टर्मिनेट हो जाएगा। दिस लूप विल एग्जीक्यूट द कोड ब्लॉक वंस before checking if the condition is true, then it will repeat the loop as long as the condition is true। फिर हमारे पास आता है डेफिनाइट लूप, यानी जिसमें फॉर लूप है, और ये हम तब यूज़ करेंगे जब हमें पता हो कि हमने कितनी दफ़ा लूप को एग्जीक्यूट करवाना है। इसमें आप क्या करेंगे, आप फॉर लिखेंगे, कीवर्ड है, हर दफ़ा सेम रहेगा। ब्रैकेट के अंदर आप एक इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट देंगे, यानी स्टेटमेंट 1 जो है वो यूजुअली हमारे पास एक इनिशियलाइजेशन या डिक्लेरेशन की स्टेटमेंट होती है। यानी फर्स्ट सेक्शन में हम एक इनिशियलाइजेशन करवाएंगे, उसके बाद सेमीकोलन के बाद हम सेकंड सेक्शन में एक कंडीशन देंगे जो कंडीशन चेक होगी, और थर्ड हम उसमें सेक्शन में एक आइटरेटिव स्टेटमेंट देंगे, और इसके अंदर इसकी बॉडी देके इस लूप को एंड कर देंगे। अब ये किस तरह से चलेगा, तो यहाँ पर पहले तो आपको डिफाइन कर दिया कि स्टेटमेंट 1 जो है वो या तो यूजली डिक्लेरेशन या इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट होती है। अब ये लूप रन किस तरह से होगा, जब इस लूप पे कोड आएगा, यानी हमारा कोड ऊपर से चलता हुआ आ रहा है, जैसे ये लूप आएगा तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट 1 रन होगी। ये स्टेटमेंट 1 रन होगी, यहाँ पर आपने जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किया होगा या उसको कोई वैल्यू दी होगी वो उसको असाइन हो जाएगी और मेमोरी में उसको एक जगह मिल जाएगी। फिर ये कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये नंबर 3 पर बॉडी के अंदर जो भी कोड जितना भी होगा मल्टीपल लाइंस उनको एग्जीक्यूट करेगा, और उसके बाद नंबर 4 पर आइटरेटिव स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद ये दोबारा कंडीशन चेक करेगा, और अगर कंडीशन अब भी ट्रू है तो ये बॉडी को दोबारा एग्जीक्यूट करेगा, फिर आइटरेटिव स्टेटमेंट पे जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो फिर बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। इसी तरह ये बॉडी से आइटरेटिव, आइटरेटिव से कंडीशन, कंडीशन से बॉडी पे मूव करता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू होगी। जैसी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं नेस्टेड फॉर लूप पे। जिस तरह से हमने नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट देखी थी, उसी तरह अब हम नेस्टेड फॉर लूप देख रहे हैं। इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो थी नेस्टेड, उसमें ये होता था कि फर्स्ट कंडीशन ट्रू होती थी तो वो सेकंड को चेक करता था और फिर उसके अंदर जो बॉडी होती थी उसको एग्जीक्यूट कर देता था। इसी तरह फॉर लूप में भी हमारे पास हम एक मेन फॉर लूप बनाएंगे जो आउटर साइड पे होगा, और उसको उसके अंदर एक स्टेटमेंट होगी जो इनिशियलाइज हो जाएगी। फिर उसके बाद एक कंडीशन होगी जो कंडीशन चेक होगी, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो उसके अंदर जो हमने फॉर दिया होगा उसके अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट रन होगी, फिर उसकी कंडीशन चेक होगी, अगर वो भी कंडीशन ट्रू होगी तो बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और जब तक ये बॉडी एग्जीक्यूट होती रहेगी जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये आउटर लूप की आइटरेटिव स्टेटमेंट पे चला जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये फॉर जो इनर लूप है उसको दोबारा से इनिशियलाइज कर देगा और दोबारा से कंडीशन रन होती रहेगी। तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं, और इसके बाद ये फॉर लूप जो आउटर लूप है ये एंड हो जाएगा। आप इसके अंदर नेस्टेड फॉर लूप के साथ साथ, यानी इनर फॉर लूप जो है उसके साथ साथ आउटर फॉर लूप की अपनी बॉडी भी दे सकते हैं। वो आपने इसके सीक्वेंस में देनी है, यानी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपने ये फॉर लूप लिखा जो कि इनर फॉर लूप है, और उसके बाद आप यहाँ पर आउटर फॉर लूप की बॉडी भी दे सकते हैं, और आखिर में आप सेमीकोलन लगाएंगे तो ये बॉडी भी रन होगी, लेकिन इनर लूप के एग्जीक्यूट होने के बाद, यानी उसकी जो कंडीशन है वो फॉल्स होने के बाद। तो इसका सीक्वेंस आपको समझ आ रहा है। जब हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे तो ये आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। आपने स्विच स्टेटमेंट्स में भी ब्रेक स्टेटमेंट को देखा था, तो मैंने आपसे कहा था कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये बॉडी रन करके स्विच स्टेटमेंट को ब्रेक कर देगा और उसकी बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो इसी तरह हम लूप्स में भी ब्रेक और कंटिन्यू की स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है कि हमारे पास अगर एक सर्टेन कंडीशन मीट हो जाए, यानी आपने करना है कि नंबर्स प्रिंट करने हैं 1 से 10 तक, लेकिन आप चाहते हैं कि अगर नंबर हो जाए 4.5 इन सम केस, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो वो इसको स्टेटमेंट को यानी फॉर लूप को ब्रेक कर दे, तो आप वहाँ पर लिखेंगे इफ़ दिस कंडीशन देन, मतलब उसके बॉडी के अंदर लिखेंगे सिर्फ ब्रेक लिखेंगे और आगे सेमीकोलन देंगे, तो वो लूप ब्रेक हो जाएगा, वो आगे कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा और लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा।
इसी तरह हमारे पास कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है। आप चाहते हैं कि अगर कोई स्टेटमेंट हमारे पास ऐसी आ जाए कि हम ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि हमने उस पर आइटरेटिव स्टेटमेंट नहीं चलानी हो, या कोई भी स्टेटमेंट नहीं चलानी हो जो उस कंडीशन हम चेक करेंगे उस कंडीशन के बाद जो भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। अगर मैं एक सर्टेन प्लेस पर जाकर लूप के अंदर एक कंडीशन चेक कर लेता हूँ कि अगर जो वेरिएबल मैंने लिया हुआ है या कोई और कंडीशन, कोई और वेरिएबल मैं चेक करना चाह रहा हूँ, वो अगर उसकी कोई पार्टिकुलर वैल्यू है या किसी पार्टिकुलर वैल्यू से वो बड़ा है या छोटा है, कोई भी कंडीशन जो हमने शुरू में देखी थी इफ एल्स से, वो अगर कंडीशन मैं कोई भी चेक कर सकता हूँ और कंटिन्यू उसके अंदर जब मैं लिखूंगा तो ये क्या करेगा कि उस कंडीशन जहाँ पे मैंने चेक किया और कंटिन्यू लिखा है उसके बाद से लूप की बॉडी के अंदर जितने भी स्टेप्स हैं उनको स्किप कर देगा और दोबारा से कंडीशन को चेक करेगा। यानी ये लूप की टॉप पे मूव कर देता है। ब्रेक क्या करता है, लूप की बॉडी से बाहर आके लूप को टर्मिनेट कर देता है। कंटिन्यू जो है वो अपने बाद की सारी स्टेटमेंट्स को स्किप करके और कंडीशन दोबारा चेक करता है और लूप दोबारा रन कर देता है। ये फॉर लूप में क्या करेगा कि आइटरेटिव स्टेटमेंट को भी स्किप कर देगा। वाइल लूप में क्या करेगा कि अपने बाद की सारी कंडीशंस को स्किप करेगा और फॉर लूप में अपने बाद की सारी कंडीशंस के साथ साथ आइटरेटिव स्टेटमेंट को भी जो है स्किप करके ये दोबारा कंडीशन चेक करके लूप को रन करेगा। तो ये सिंपल हमारे पास ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स को हमने देख लिया और इनको जब हम प्रोग्राम करेंगे तो उसमें हम यूज़ भी करेंगे। अब हमारे पास आते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहला जो प्रोग्राम मैं आपको रन करके दिखाऊंगा वो सिंपल है कि डिस्प्ले नंबर फ्रॉम 1 to 50। मैंने फर्स्ट 50 नंबर्स प्रिंट करने, तो क्या मैं 50 लाइन्स ऑफ कोड लिखूंगा? एब्सोल्युटली नॉट। तो मैं इसके लिए एक 3 से 4 लाइन का लूप यूज़ करूंगा जो कि मुझे पता है कि 50 टाइम्स रन होना चाहिए और उसको मैं रन करके और लूप जब 50 तक पहुंच जाए, 50 तक नंबर डिस्प्ले हो जाए तो वो लूप टर्मिनेट हो जाना चाहिए। सिंपल। मैं इसको आपको जब स्क्रीन पे जाऊंगा तो शो भी कर दूंगा। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास कह रहा है डिस्प्ले मल्टीप्लिकेशन टेबल्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। पहले 10 नेचुरल नंबर्स का मैंने मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है वो डिस्प्ले करना है और हर टेबल के अंदर तकरीबन 12 स्टेटमेंट्स मेरे पास क्रिएट होती हैं 1 से लेकर 12 तक। तो अब मैं क्या 120 लाइंस ऑफ कोड लिखूंगा सिर्फ 10 नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करने के लिए? तो मैं कभी भी इस तरह नहीं करूंगा और ये बेस्ट प्रैक्टिस भी नहीं है। मैं इसके लिए एक नेस्टेड फॉर का लूप यूज़ करूंगा जिससे मैं इनको प्रिंट करूंगा सिर्फ चंद लाइंस ऑफ कोड से। तो ये मेरा काम बहुत आसान भी बना देगा और एरर को भी रिड्यूस करेगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनकी प्रैक्टिस करेंगे, इन दोनों प्रोग्राम्स की, और मैं ये आपको रन करके दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।